हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आई होप आपको कुछ आइडिया आ गया होगा। यस, आज फिजिक्स का क्लास है जिसमें हम लोग कैलोरीमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। यस, आप लोग को पता है कि आपका 2 लेक्चर फिजिक्स का हो चुका है, जिसमें मैंने कैलोरीमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक पार्ट मैंने थ्योरेटिकल दिया था और एक पार्ट मैंने न्यूमेरिकल्स दिया होगा। आई होप आपने दोनों पार्ट अच्छे से देखा होगा, थ्योरी पार्ट को भी आपने समझा होगा और आपने न्यूमेरिकल्स पार्ट को भी समझा होगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया होगा। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो फर्स्ट पार्ट से आपका आता है, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो सेकंड पार्ट से आते हैं। तो सेकंड पार्ट के न्यूमेरिकल्स हमको अच्छे सीखना है। तो सेकंड पार्ट में कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, उसको भी हम लोग सीखेंगे। आज मेनली हम लोग थ्योरी पर ही फोकस करने वाले हैं। एक क्लास और दूंगा, उसमें मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग को क्या क्या सीखना है, जैसे कि चेंज ऑफ फेज के बारे में सीखना है ना, आपका मेल्टिंग के बारे में, आपका बॉइलिंग के बारे में। ओके, आपका जो है लैटेंट हीट के बारे में, स्पेसिफिक लैटेंट हीट के बारे में। दो तरह का हीटिंग कर्व, आपको आइस का हीटिंग कर्व क्या होगा, आपका जो है वाटर का हीटिंग कर्व क्या होगा बॉइलिंग के समय, इसके बारे में सीखना है ना। उसके बाद आपका स्पेसिफिक लैटेंट हीट के बारे में बताऊंगा। फिर आपका जो है कुछ कंसिक्वेंसेज हैं जो कि आपका स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर बेस्ड होता है। इन सब का हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत आसान है चीज़ें। चेंज ऑफ फेज, चेंज ऑफ फेज को हम लोग चेंज ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि वह प्रोसेस जिसमें आपका एक स्टेट जो है सब्सटेंस का, वो दूसरे स्टेट में चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसी को बोलेंगे हम लोग चेंज ऑफ स्टेट या फिर चेंज ऑफ फेज बोलेंगे। अब ये स्टेट क्या है? स्टेट यानी कि आपको पता है ना कि जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में। ठीक है ना। ओके, तो मान लिया कि हमारा सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं ना। वही हम लोग डिटेल में भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चेंज ऑफ स्टेट समझना था या फिर चेंज ऑफ फेज समझना था। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट इज चेंज ऑफ फेज या व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट या डिफाइन चेंज ऑफ फेज। अगर ये आता है तो आप ये लिख दीजिएगा, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये चेंज ऑफ फेज जो है वो एक्सचेंज ऑफ हीट की वजह से होता है। अब एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ हीट का मतलब होता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या हीट एनर्जी क्या होगा? लिबरेट होगा। अब या तो सब्सटेंस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और या तो हीट एनर्जी को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। एब्जॉर्ब करना या लिबरेट करना, लिबरेट मतलब रिलीज करना। ठीक है ना। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग पहले इस चेंज ऑफ स्टेट को देख लेते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है और ये आपका गैसेस है। ठीक है ना। तो सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उसे हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग को ही हम लोग फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। और इस केस में हीट एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब्ड हुआ। इट मीन सॉलिड ने हीट एनर्जी लिया, तब जाके लिक्विड में चेंज हुआ। उसके बाद हम लिक्विड की बात करते हैं। ये आपका जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक ना। इसी को हम लोग वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। और बॉइलिंग के केस में भी हीट एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। लिक्विड हीट एनर्जी को लेता है, तब जाके आपका गैस में वो चेंज होता है। जस्ट इसका रिवर्स हम बात करें कि लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, जैसे सॉलिडिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस केस में हीट एनर्जी क्या होता है? लिबरेट होता है। ठीक ना। और जब आपका गैसेस चेंज होता है लिक्विड में, है ना, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। इसी को लिक्विफैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इस केस में हीट एनर्जी क्या होता है? लिबरेट होता है। ठीक है ना। और जब आपका सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस में बिना लिक्विड में चेंज हुए, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और इस केस में हीट एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और जब आपका गैस डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड में बिना लिक्विड में चेंज हुए, उस प्रोसेस को डिपोजिशन बोलते हैं। इस केस में हीट एनर्जी क्या होता है? आपका लिबरेट होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें भी एक आध नंबर का क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, डिफाइन मेल्टिंग या फिर आपका डिफाइन बॉइलिंग, ये सब चीजें पूछ देता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों सेम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका वाटर की जगह बुक में प्योर वाटर लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको प्योर वाटर दिया रहे या प्योर आइस दिया रहे तो भी आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही लिखना है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम, ये सीपी मतलब क्या है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम भी कितना होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर समझ
समझ में आ गया। ये सब जो बातें हैं आपको मैंने बताया, ये सब छोटी क्लास में भी आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना। उसी को हम लोग फटाफट रिकॉल किए। अब इससे जो क्वेश्चन यहाँ तक मिला करके बनेगा केवल 1 नंबर का बनेगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है वो है आपका हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। इसको हम लोग को डिटेल में समझना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। सबसे पहले समझते हैं मेल्टिंग होता क्या है। यू नो वेरी वेल, मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस विच इज इन सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, तो ये आपका मेल्टिंग हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये भी आपको पता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपको बता दिया मैंने कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग के समय आइस का हीटिंग कर्व कैसा होगा उसको समझिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये आपका है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, ठीक है, 30 सेकंड का गैप रखा है। 30 सेकंड, पहले 0 सेकंड, फिर 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, इस तरह से आपका मैंने 300 सेकंड तक लिया है। आप इससे ज़्यादा या इससे कम भी ले सकते हो, लेकिन कम मतलब बहुत ही कम नहीं लेना है, 300 तक ले सकते हो, या आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको उचित लगे उतना ले सकते हो, लेकिन कम से कम 10 डेटा तो लीजिएगा ही लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हमने टेम्परेचर 0, 20, 30 डिग्री सेल्सियस लिया है, आप 40, 50 भी ले सकते हो। तो ये समझाने के लिए आपको मैंने दिया है। अब इस केस में क्या हो रहा है ध्यान से सुनिए। ये आपको ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट ए है। यहाँ पर जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये 0 सेकेंड को भी रिप्रेजेंट करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ए पॉइंट पर जो आइस है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और ए से बी पॉइंट तक आप क्या देख रहे हैं, आपका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। ए से बी तक देखिए टेम्परेचर राइज हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन आपका टाइम तो निकलते जा रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ना। यानी क्या इस केस में हीट एनर्जी इसको नहीं मिला, मिला, हीट एनर्जी इसने लिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है यहाँ पर। यानी कि आपको पता होना चाहिए आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रहेगा जब तक कि पूरा आइस आपका मेल्ट नहीं होता है। यानी ए बी जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ओके चलिए, अब जैसे ही आपका पूरा आइस जो है वाटर में चेंज हो चुका है, अब वाटर का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे राइज करना शुरू करेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर आपका धीरे धीरे राइज करते जा रहा है और आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आता है, आपको कभी कभार जो है हीटिंग कर्व ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा जिसमें कुछ बातें दी हुई होंगी और आपको बोलेगा कि आपका जो है स्टीम तक लेवलिंग कीजिए। तो उस तरह क्वेश्चन में क्या करोगे, आपको टाइम को रखना है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे आपको टेम्परेचर को रखना है, ठीक ना। और फिर आपको यहाँ पर बताना होगा मेल्टिंग कौन सा है, और आपका जो है इसमें आपका जो है BC किसको रिप्रेजेंट कर सब बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना ए बी मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें आइस आपका मेल्ट हो रहा है, और जैसे ही आपका सारा आइस मेल्ट हो चुका वो अब आपका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। यानी BC जो है इसमें आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, और ये आपका किस स्टेट में है, आपका वाटर में है, ठीक ना। चलिए, तो ये हीटिंग कर्व आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका मेल्टिंग पर वॉल्यूम का क्या असर होता है, मेल्टिंग पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और आपका मेल्टिंग पर इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आपका कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। मेन पॉइंट हमको सिर्फ समझना है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिया गया, सॉलिड वैक्स लिया गया है। सॉलिड वैक्स जब आपको मेल्ट किया जाता है तो ये एक्सपैंड करता है, क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो एक्सपैंड का मतलब क्या होगा, साइज बढ़ना, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर वैक्स के केस में हम क्या देखते हैं, वैक्स के केस या आपका लेड भी हो सकता है, उसको जब मेल्ट करते हैं तो ये एक्सपैंड करता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन आइस के केस में जब इस आइस को मेल्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइज आपका रिड्यूस होना, जब साइज रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछता है। यानी आपको ध्यान रखना है मेल्टिंग पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। आपके वैक्स के केस में इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पर, और आपका आइस के केस में वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है मेल्टिंग में, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर में देखिए आपका जो है प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ये किस केस में, वैक्स के केस में या कोई अदर सब्सटेंस के केस में, आइस को छोड़ करके,
ठीक ना। तो आइस के केस में आप क्या देख रहे हो, प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तब मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ा मेल्टिंग पॉइंट पर। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होता है मैक्सिमम सब्सटेंसेस में तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आइस के केस में प्रेशर इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। और हम इसकी बात करते हैं कि अगर इम्प्योरिटीज मौजूद है हमारे सब्सटेंस में तो क्या उसमें मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक ना। ओके, तो देखिए जरा एक आपका टर्म है फ्रीजिंग मिक्सचर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है ये समझते हैं। जब आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से -22 डिग्री सेल्सियस चला जाता है सॉल्ट को ऐड करने से, उस मिक्सचर को बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। और इस फ्रीजिंग मिक्सचर को हम लोग कुल्फी बनाने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें था जो मैंने आपको समझा दी, फिर से समझ लीजिए फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है। जब आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से -22 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक ना, सॉल्ट को ऐड करने से, तो उससे जो हमें मिक्सचर मिला दैट मिक्सचर इज नोन एज फ्रीजिंग मिक्सचर। और इस फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज जो है कुल्फी बनाने में हम लोग यूज में लेते हैं। तभी आपने देखा होगा कुल्फी आपका जो है काफी लंबे टाइम तक जो है वो पिघलता नहीं है, तो यही कारण है उसमें सॉल्ट वगैरह ऐड किया जाता है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ हीट जो है चेंज ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोगों ने ये डायग्राम देखा, अगर ये डायग्राम देता है और लेबलिंग करने के लिए आता है तो आप आराम से कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, सबका अदर नेम वगैरह भी याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा और फिर हम लोगों ने हीटिंग कर्व पढ़ा, ठीक ना। हीटिंग कर्व के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम, प्रेशर और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है ये हमने सीख लिया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग क्या सीखेंगे, हीटिंग कर्व फॉर वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक है ना। इसके पहले हमने क्या सीखा था, हीटिंग कर्व फॉर आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। अब यहाँ पर बॉइलिंग है तो सबसे पहले बॉइलिंग का मतलब समझेंगे और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझेंगे। क्या होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग इज द प्रोसेस by which a substance which is in liquid state changes into gaseous state, ठीक है ना। बॉइलिंग वह प्रोसेस होता है जिसमें आपका सब्सटेंस किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वो किस में चेंज होता है, गैस स्टेट में चेंज होता है ना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट, है ना। इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिसमें आपका लिक्विड जो है वो स्टार्ट करता है चेंज होना, किसमें, गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट करता है, ठीक ना। अब हीटिंग कर्व पे आ जाते हैं। हीटिंग कर्व में ध्यान से देखिए, ये हमारा है एक्स एक्सिस जिसमें हमने टाइम को लिया है, उसी तरह से 30 सेकंड, 60 सेकंड एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, टेम्परेचर लिया जो कि डिग्री सेल्सियस में है। यहाँ पर 20, 40, 60 ऐसा करके हमने लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है। मान लिया कि हमारा ये रूम टेम्परेचर पे वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर 30 सेकंड पे टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं कि आपका टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, है ना। तो टेम्परेचर राइज कर रहा है 40, 60, 80, 100। 100 पे जैसे ही पहुंच गया, ये जो बी पॉइंट है ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो बी सी है ये बॉइलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपका क्वेश्चन आता है कि इसमें जो ए बी है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पर टेम्परेचर राइज कर रहा है। और ए पॉइंट पर कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आपका जो है ये बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 20 की जगह 40 से शुरू होगा तो वाटर का टेम्परेचर कितना लेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस लेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है और आपका इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे। जितने भी लिक्विड्स हैं बॉइलिंग पर क्या करता है, एक्सपेंड करता है, मतलब फिर से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। ओके, ये तो बहुत आसान था। यानी कि आपका जितने भी लिक्विड है बॉइलिंग पर एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम प्रेशर की बात करते हैं। इस केस में अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इसके दो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, एक प्रेशर कुकर में और एक हिल एंड माउंटेन्स में। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन बनता है। तो देखिए प्रेशर कुकर में आपने सुना होगा कि खाना जल्दी बन जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, आपका स्टीम बाहर नहीं निकल पाता है ना। इसकी वजह से अंदर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो आपका इंक्रीज होते जाता है। और आपने जस्ट पढ़ा कि जो
अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर आपका 100 से 125 आपका 130 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो जो हीट है वो भी ज़्यादा उसको मिलेगा और उसकी वजह से खाना आपका जल्दी पक जाता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं हिल एंड माउंटेन्स की। इस केस में आपको क्या देखना है कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो, आप जो है प्लेन से माउंटेन पे जाते हो या फिर आप जो है हिल्स पे जाते हो, आप क्या देखते हो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है ना। और इसी वजह से आपका जो है खाना जल्दी नहीं पक पाता है। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जो कंटेंट ऑफ हीट है, मतलब जो हीट जितना चाहिए खाना पकने के लिए वो आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपका खाना पकेगा लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गया, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है ना कि जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते हैं आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी आती है। ये सब चीज़ इसमें ही है, ठीक ना। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं इम्प्यूरिटीज़ की। तो इम्प्यूरिटीज समझ लीजिए, यहाँ पर ये बोला गया अगर इम्प्यूरिटीज़ अवेलेबल है, आपका मौजूद है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ओके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट को ऐड करते हैं, उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है। आप खुद देखिएगा, आप वाटर लीजिएगा, नॉर्मल वाटर, आप उसको बॉईल कीजिएगा, आप देखिएगा आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जब उसी पानी में आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, फिर उसको बॉईल कीजिए, आप क्या देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो चुका है, ठीक है ना। ओके, अब घर पे हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग तो घर में थर्मोमीटर वगैरह तो नहीं रख रहे हैं ऐसा टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने अनुमान से चेक कर सकते हैं, क्या, टाइम सेट करके। आप क्या कर सकते हो, आप पानी लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, अलार्म लगा दीजिए, छोटा सा टाइमर लगा दीजिए, देख लीजिए आपका कितना जो है पानी जल्दी बॉईल करना शुरू किया। हो सकता है कि आपको टाइम 30 सेकेंड या आपका 1 मिनट लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उस पानी में नमक डाल दीजिए, दूसरा पानी लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए और फिर उसको बॉईल करना शुरू कीजिए, आप क्या देखिएगा, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी आपका जो है वो ज़्यादा हुआ होगा। क्लियर हो गया। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर इम्प्योरिटीज मौजूद होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ओके, तो ये बातें क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चन आपको पूछता है, आपका वॉल्यूम पर, प्रेशर पर, इम्प्योरिटीज पर बेस एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक जितना पढ़ लिया, तो मैंने आपको हीटिंग कर बोला था कि इंपॉर्टेंट है ना। तो हीटिंग कर पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, जो इस तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, स्लैब ऑफ आइस, आइस का एक टुकड़ा है या आइस का बड़ा सा एक स्लैब है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस का टेम्परेचर मेंटेन है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको कॉन्स्टेंटली हीट किया जा रहा है जब तक स्टीम ये बन नहीं जाए, और स्टीम आपका बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपको ग्राफ बनाना है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, टाइम के साथ, ठीक है, और आपको वेरियस पार्ट्स को लेबलिंग भी कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट सिखाया था मैंने। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक। मैं टाइम ले रहा हूँ 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ये हमारा है क्या, टाइम है, जो कि आपका सेकंड में है। यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ 25, 50, 75 और 100 और 125। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिया है जो कि किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक। अब क्या करना है, आपको दिखाना है। तो देखिए आपका आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन था, तो मान लिया कि हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा 30 सेकेंड तक मान लेते हैं कि आपका जो है यहाँ पर ये आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। यहाँ पर हमारा क्या है, आइस है, यहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग और यहाँ पर हमारा आइस से हमने लेवलिंग कर दिया, ठीक है ना। अब 30 सेकेंड के बाद क्या होगा, आपको पता है, मैंने बताया था आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है जब तक कि पूरा आइस आपका मेल्ट नहीं हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, अब आपका टेम्परेचर जो है यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से आपका टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है ना। कब तक राइज कर, जब तक ये 100
डिग्री सेल्सियस को ऑब्टेन नहीं कर ले, और जैसे ही ऑब्टेन कर लेगा तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा ए और ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। तो यहाँ पर बी से सी पॉइंट तक क्या हो रहा है, आपका वाटर जो है वो किस स्टेट में है, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पर आपका राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है। और जो सी डी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉइलिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। और सी जो पॉइंट है ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर डी पॉइंट पर आपका क्या देखोगे, अब आपका स्टीम जो है वो बन चुका है, ठीक है ना। तो यही आपका क्वेश्चन था जो आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपको आइस की जगह कुछ और भी हो सकता है वो, लेकिन आपका जो बनाने का तरीका है वही ये रहेगा। आपका एक्स एक्सिस पे टाइम को रखना है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को रखना है। अब आपको देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि अगर आपको 20 बोलता तो आप 0 से शुरू नहीं करते हैं, समझ में आ गया, उसको थोड़ा ध्यान रखना, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको यूज़ करना है। क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने हीटिंग कर्व फॉर वाटर ड्यूरिंग बॉइलिंग सीखा, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये बता दिया मैंने, ग्राफ को डिटेल बता दिया, बॉइलिंग पर आपका वॉल्यूम का, प्रेशर का और इम्प्योरिटीज़ का क्या असर होता है ये मैंने सीखा। और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया जो कि आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ तक सीखने के बाद अब हम लोग क्या सीखेंगे, लैटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, और आपके कुछ और भी बातें हैं वो सीखेंगे, और सबसे आखिरी में हम लोग नेचुरल कंसिक्वेंसेज भी देखेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस पर बेस्ड आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आता है, असाइनमेंट लिखने के लिए आता है, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इन सब को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले लैटेंट हीट समझते हैं। तो लैटेंट हीट को आप पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने हीटिंग कर्व के बारे में समझाया, उसमें आपने क्या देखा, जब तक कि पूरा आइस वाटर में चेंज नहीं होता है, आइस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, तो उस दौरान उसको हीट एनर्जी तो मिल ही रहा था, तो वो आपका क्या था, हिडन हीट था, जिसमें आपका हीट तो मिल रहा है बट आपका सब्सटेंस का टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसी को बोलेंगे लैटेंट हीट। तो मेल्टिंग के समय क्या होता है, जब आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो आप हीट एनर्जी तो देते हो, लेकिन आपका टेम्परेचर में चेंज, सॉलिड के टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होता है ना, उसे बोलेंगे लैटेंट हीट। उसी तरह से फ्रीजिंग की बात करते हैं कि वाटर जो हीट एनर्जी लिबरेट करता है बट वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कुछ देर तक, उस समय जो हिडन हीट है उसे बोलेंगे लैटेंट हीट। उसके बाद अगर हम वेपोराइजेशन या बॉइलिंग की बात करें तो आप क्या देखते हो, वाटर को आप हीट देते हो, तो आपका जितना देर तक आप हीट देते हो, है ना, और उसमें आपका सब्सटेंस का टेम्परेचर यानी वाटर का टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है, 100 पे नहीं पहुंचा, 100 से पहले का जो टेम्परेचर मेंटेन है ना, उस समय जो इसको हीट एनर्जी मिल रहा है वो भी आपका क्या कहलाएगा, लैटेंट हीट कहलाएगा। क्योंकि ये देखिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर वाटर का टेम्परेचर तो राइज करता है, बिल्कुल मैंने आपको क्या बोला, 0 से लेकर के 100 के बीच में वाटर का टेम्परेचर जो भी है, 0 से लेकर 100 के बीच में वाटर आपका हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। तो 0 से 100 के बीच में जो आप हीट दे रहे हो, लेकिन वाटर का टेम्परेचर मेंटेन ही तो है, 0 से 100 क्या वाटर का टेम्परेचर मेंटेन है, तो इस समय भी आपका क्या है, लैटेंट, क्योंकि 100 के बाद आपका वाटर बॉयल करना शुरू करता है, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर जो हिडन हीट है वो भी क्या कहलाएगा, लैटेंट हीट कहलाएगा। उसी तरह से कंडेंसेशन में भी जो हीट एनर्जी लिबरेट हो रहा है लेकिन सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, वो भी क्या कहलाएगा, आपका लैटेंट हीट कहलाएगा। तो इन सब बातों को समझते हुए लैटेंट हीट का डेफिनेशन समझते हैं। क्या बोला, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड इन चेंज ऑफ फेज इज नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय एनी राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। मतलब आपका लैटेंट हीट क्या है, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा है या आपका लिबरेट हो रहा है ना, लेकिन ये आपका टेम्परेचर के राइज होने से, फॉल होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे बोलेंगे हम लोग लैटेंट हीट बोलेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम में डेफिनेशन आता है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि इसके जो डेफिनेशन है इसमें आप अपने मन से क्या जोड़ोगे, आप अपने मन से ना जोड़े तो ही बेहतर रहेगा। जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लैटेंट हीट के बाद आता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट में अगर इसको सिंपल लैंग्वेज समझें तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस के लैटेंट हीट को एक्सप्रेस करते हैं, है ना,
यूनिट मास के लिए उसे बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक लैटेंट हीट। जैसे हीट कैपेसिटी में आपने पढ़ा था ना, जब किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को यूनिट मास के लिए एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। उसी तरह से जब किसी सब्सटेंस के लैटेंट हीट को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, आपका यूनिट मास के लिए एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। क्लियर हो गया। स्पेसिफिक लैटेंट हीट को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिक लैटेंट हीट का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप वो भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बट याद रखिएगा आप ये डेफिनेशन ज़्यादा लिखिएगा, है ना। अगर मान लीजिए डेफिनेशन आपसे याद नहीं हो पाता है, आप याद नहीं कर पाए या भूल गए, तो आप वो डेफिनेशन आप जो है टाइम बचाने के लिए लिख सकते हैं, बट ये डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड बाय द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फॉर द चेंज इन इट्स फेज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट होता है वो आपका कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या लिबरेट हुआ, अगर उस सब्सटेंस को आपने यूनिट मास लिया है ना, ओके, और उसके कांस्टेंट टेम्परेचर में जो फेज में चेंजेस हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ठीक ना। ओके, तो चलिए, तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक लैटेंट हीट हो गया। अब बात करते हैं जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट है, ये आपका सब्सटेंस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आपका डिफरेंट सब्सटेंस का क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपने देखा था, डिफरेंट सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट था, तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट भी जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस का क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, L इक्वल टू क्यू बाई एम, जहाँ पर L क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट है, Q क्या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड है, और M क्या मास ऑफ द सब्सटेंस है। यहाँ पे सब्सटेंस वाटर हो सकता है, आइस हो सकता है, ठीक है ना। ओके, अब इसका एसआई यूनिट याद रखिएगा, जूल पर किलोग्राम होता है, और इसका अदर यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम, और किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है, ठीक है ना। इतना समझने के बाद अब दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और है जो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना। ओके, आप देख सकते हैं लिखा मैंने स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो समझते हैं क्या है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट यूनिट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या कि आपका स्पेसिफिक लैटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, आपका यूनिट मास आइस है ना, और आपका आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन है, ठीक ना। और इस यूनिट मास आइस को मेल्ट कराने के लिए जितना हीट एनर्जी लगेगा ताकि वो वाटर में चेंज हो जाए लेकिन आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हो और बोल सकते हो। उसी तरह से स्पेसिफिक लैटेंट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आइस था तो हमने आइस का बात किया, यूनिट मास ऑफ आइस लिया, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन था और वाटर में चेंज हो रहा है, तो उस समय जितना हीट एनर्जी लग रहा है वाटर में चेंज होने के लिए, है ना, बिना टेम्परेचर में चेंज, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलेंगे। और उसी तरह से यूनिट मास ऑफ वाटर, है ना, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन है, इसे हम लोग को आइस में फ्रीज करना है, तो उस जितना हीट एनर्जी आपके इससे में रिलीज होगा बिना टेम्परेचर में चेंज हुए, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ क्या, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। ये दो डेफिनेशन आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ बातें और है, देख लीजिए। जैसे कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस अगर दिया हुआ है 3,36,000 जूल पर किलोग्राम या 80 कैलोरी पर ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद भी रख लीजिएगा। जैसे आपने वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद करके रखा है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, उसी तरह से आइस का जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट है वो आप याद रखिएगा, है ना। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, तो इसका मतलब समझ लीजिए। इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए जूल पर किलोग्राम हमने लिया है, तो 1 किलोग्राम आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है ना, और ये अगर आपका 3,36,000 जूल हीट एनर्जी ले रहा है वाटर में चेंज होने के लिए, है ना, ताकि ये 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे, इसे हम बोलेंगे क्या, 3,36,000 जूल पर किलोग्राम। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आइस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 3,36,000 जूल पर किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये आपका 3,36,000 जूल हीट एनर्जी ले रहा है किस में चेंज होने के लिए, वाटर में चेंज होने के लिए, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन होगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए आपको दे दिया स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, तो उस केस में क्या बोलोगे, 1 ग्राम आइस
जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है वो आपका 80 कैलोरी हीट एनर्जी लेता है वाटर में चेंज होने के लिए, उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर उसी तरह से स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर आपको इतना दे देता है तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है वो आपका 3,36,000 जूल हीट एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा, तब जाकर के वो आइस में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया। उसी तरह से अगर आपको 80 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रीजिंग ऑफ वाटर का, तो उस केस में क्या बोलेंगे 1 ग्राम क्या वाटर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से मेंटेन है वो 80 कैलोरी हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, तो ताकि वो किस में चेंज हो जाए, आपका जो है वो आइस में चेंज हो जाए जिसका टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, वाटर और आपका आइस वाटर में छोटा सा डिफरेंस याद रखना। आइस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, लेकिन जो आपका नॉर्मल वाटर हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ते रहता है, 1 2 3 4 ऐसे करके उसका वेरी करता है, ठीक है ना। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके ऐसा यूनिट फॉर्मूले सब बता दिया, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आपका वाटर, ये दोनों का डेफिनेशन बता दिया, और इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए डेफिनेशन आप कितना भी हिंदी में समझ लीजिए, आपको लिखना तो यही पड़ेगा ना। तो देखो हिंदी में थोड़ा बोलूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर कुछ बातें क्लियर हो रही है, कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही है। इसको आप खुद से पढ़िए, क्योंकि आप एग्जाम में जब डेफिनेशन लिखोगे तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर चेंजेस करोगे तो आपका मीनिंग अगर सही निकल था तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन आपको घुमा फिरा के यही चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखना है। क्लियर हो गया। ओके, तो इसमें कोई चेंजेस खास आपका नहीं होने वाला, आप अपने मन से इसमें कुछ खास चेंज नहीं कर देना, ठीक ना। तो आपका जो है ये 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, या स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या होता है, इसका आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग छोटा सा पॉइंट और रह गया है जो कि आपका नेचुरल कंसिक्वेंसेज हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस पर बेस्ड, है ना। तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे, आज के क्लास को खत्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका अब जो है हम लोग आखिरी पार्ट सीखने वाले हैं, ठीक है ना, जो कि आपका क्या है, नेचुरल कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यानी हमारे डेली लाइफ में आपने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि माउंटेन पे इतना ज़्यादा आइस है, लेकिन आपका सारा आइस जो है एक बार में नहीं पिघल रहा है। उसी तरह से आपके जो लेक्स होते हैं, पोन्स होते हैं, उसके अंदर जो पानी है ना, वो भी आपका एकाएक सारा सारा बर्फ नहीं बन जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये इन सब के पीछे कारण क्या है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो आपका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है वो है आपका स्नो ऑन माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, आपके माउंटेन का जो बर्फ है वो एक बार में सारा पिघल क्यों नहीं जाता है, ठीक है ना। ओके, सेकंड आपका है कोल्ड कंट्रीज में आपका जो लेक्स और पॉन्ड का जो वाटर होता है वो एक साथ पूरा जम क्यों नहीं जाता है, ठीक है ना। ओके, तो हम इन दोनों को पहले समझेंगे, तो आपको ये बातें पहले याद रखना है। यहाँ पर हम एक डेटा को हर रीजनिंग वाले में आपको जो पॉइंट दिया हुआ है, ये रीजन वाले जो पॉइंट है, जो कॉन्सिक्वेंस में आपको ये पॉइंट डालना ही डालना है, वो है क्या, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो आपका इक्वल होता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर के, ठीक है ना, जो कि कितना है 3,36,000 जूल पर किलोग्राम या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। ओके, यानी कि इसका मतलब आपको मैंने जस्ट बताया कि अगर मान लीजिए हम लेते हैं 3,36,000 जूल पर किलोग्राम, इसका मतलब क्या हो, मान लीजिए अगर 1 किलोग्राम हमने आइस लिया तो उसको वाटर में चेंज होने में कितना हीट एनर्जी लेना पड़ेगा, 3,36,000 जूल हीट एनर्जी आपका लेना पड़ेगा, इतना हीट एनर्जी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपका वाटर है ना, तो उसको बर्फ में चेंज होना है तो उसको कितना हीट एनर्जी लिबरेट करना पड़ेगा, 3,36,000 जूल हीट एनर्जी उसको लिबरेट करना पड़ेगा, तब जाकर के वाटर आइस में चेंज होगा और आपका आइस जो वाटर में चेंज होगा। समझ में आ गया, ठीक ना। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया ना। अब हम आते हैं, देखिए आपने नोटिस किया होगा कि माउंटेन्स पे जो बर्फ होते हैं वो एक साथ आपका पिघल नहीं जाता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि आइस का जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो कितना है, आपका काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कि आपका 3,36,000 जूल पर किलोग्राम होता है। इसीलिए आपका धीरे धीरे बर्फ पिघलता है। अगर आइस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट
जो है वो आपका कम हो जाए, तो उस समय क्या होगा, आपका जो है बहुत ही तेजी से जो है आपका बर्फ पिघलना शुरू करेगा और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था ना ये, ठीक है ना? तो आपको ये बातें मेंशन करना है। सेकंड, आपका जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं जैसे कि अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, वैसे कंट्रीज में जो लेक्स और पॉन्ड्स में जो वाटर है वो एक साथ आपका फ्रीज क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिंपल सा जैसे मैंने बताया कि देखिए इसमें आपका बर्फ था और पानी में चेंज हो रहा था, तो इसको 3,36,000 जूल हीट एनर्जी आपको चाहिए, तब जाके ये आपका आइस से वाटर में चेंज होगा। उसी तरह से अब ये वाटर है और वाटर को चेंज होना है किस में, आपका आइस में चेंज होना है, तो इसको कितना हीट एनर्जी लिबरेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट एनर्जी लिबरेट करना पड़ेगा। 3,36,000 जूल हीट एनर्जी को जब ये लिबरेट करेगा तब आपका किस में, आपका वाटर आइस में चेंज होगा, है ना? तो बहुत ही ज़्यादा हाई होने की वजह से आपका जो है वो एक साथ जो है पूरा का पूरा वाटर जो है वो फ्रीज नहीं कर पाता आइस में, है ना? ओके, साथ ही साथ ये भी आपका एक बेनिफिट भी है कि आपका धीरे धीरे बर्फ जमता है, पूरा एक साथ तो नहीं जमता है ना, धीरे धीरे बर्फ बनता है, तो नीचे का जो वाटर लिक्विड स्टेट में ही रहता है, ठीक ना? ओके, और उसकी वजह से जो आपके एक्वेटिक लाइफ होते हैं, आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अंदर का हीट बाहर नहीं निकल पाता। रीजन, क्योंकि जो आइस है वो आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक ना? तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, बहुत आसान था, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है एग्जाम में और ये बात जरूर मेंशन करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि वाइन हो गया, आपका जो है आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसमें लोग आइस क्यूब डालना पसंद करते हैं या फिर ठंडा पानी डालना पसंद करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो ड्रिंक्स है वो आपका जल्दी ठंडा होगा अगर आप उसमें बर्फ के टुकड़े डालोगे, ठीक ना? किसके कंपेरिजन में? आपके आइस वाटर के कंपेरिजन में। तो अब देखिए ठंडा तो दोनों करेगा, लेकिन ज्यादा ठंडा कौन करता है? आइस क्यूब करता है। तो इसका सिंपल सा रीजन है, देखिए हुआ क्या, जैसे आपका जो भी आपका ड्रिंक्स है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और आइस क्यूब का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो आपका हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो देखिए अब जो है जो आइस है ना वो ड्रिंक से हीट एनर्जी ले रहा है, क्या कर रहा है, ले रहा है। तो पहले आइस क्या करेगा, अपने आप को आइस वाटर में चेंज करेगा, है ना? तो इसने पहले आपका 3,36,000 जूल हीट एनर्जी इसने लिया, तब ये आइस वाटर में चेंज हुआ, और फिर आइस वाटर में जब चेंज हो गया तब जाकर के फिर ये वापस एक्स्ट्रा जो है उतना ही हीट एनर्जी वापस लेगा, तब जाकर के आपका एक्सेसिव इसको ठंडा करता है। लेकिन आइस वाटर में क्या है, ये तो आइस में है नहीं कन्वर्ट, तो इसको तो अलग से अब आपको मेल्ट नहीं होने की जरूरत है, तो ये डायरेक्ट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा है, एक बार ही आपका जो है हीट एनर्जी इतना जूल का लेगा, ठीक ना? तो आपका जल्दी जो है ठंडा कौन होगा और ज़्यादा देर तक ठंडा कौन होगा, आपका ज़्यादा ठंडा कौन करेगा, आपका आइस क्यूब करेगा। समझ में आया आप लोग को? नहीं समझ आया? देखिए फिर से समझाता हूँ। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ड्रिंक का बोतल है, ठीक है, और हम इसको आइस क्यूब के कांटेक्ट में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आइस क्यूब के कांटेक्ट में रखना चाह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे मान लिया इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस सपोज दैट, और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब क्या होगा, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि मान लीजिए कि 1 ग्राम आईसी है, तो ये आपका 336 जूल हीट एनर्जी लेगा, तब जाके किस में चेंज होगा, आइस वाटर में चेंज होगा, ठीक ना, है ना? ओके, तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी है वो 25 से पहले 0 हो जाता, पहले ये बर्फ पहले खुद पिघलेगा, पिघलेगा ना, तो आपको पता है यहाँ पर लैटेंट हीट आ जाएगा, तो यहाँ पर पहला तो आपको क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एम एल का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना? और आपका जो हीट एनर्जी लेगा, मान लिया कि हमने सपोज दैट 336 जूल हीट एनर्जी इसने ले लिया, पहले खुद को बर्फ से आइस में चेंज कराने में, और फिर वापस जो ये अब ठंडा हो चुका है ना? ओके, तो फिर से ये एक्स्ट्रा जो है 336 जूल हीट एनर्जी लेगा, है ना? तब जाकर के इसको क्या करेगा, इसको और ज़्यादा ठंडा करेगा। लेकिन अब इसमें क्या, यानी आप पहले तो इसने देखो होता क्या है, यहाँ पर तो क्यू इक्वल में लग गया, क्योंकि जो आपका आइस का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, मैंने जैसे समझाया था, उसको हम लैटेंट बोलते हैं, तो क्यू इक्वल में लग गया। और अब 0 से 25 मतलब अब आपका क्या हो रहा है, पहले तो खुद मेल्ट किया, और अब क्या हो रहा है 25 से 0 पे जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगेगा, एम सी डेल्टा टी लगेगा, राइज इन टेम्परेचर होगा, है ना? ओके, तो उस केस में आपका एक्स्ट्रा जो है 336 जूल का हीट एनर्जी वो लेगा, ठीक ना? तब जाकर के आपका ये आइस जो है इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारा एक ड्रिंक का बोतल जिसमें हमारा ड्रिंक है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर आप जो है इसको ठंडे पानी के कॉन्टेक्ट में रखे हो, है ना, आइस वाटर है ये, आइस वाटर,
और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर देखिए ये तो वाटर है, तो वाटर है तो अब देखिए आपका टेम्परेचर राइज मतलब फ्लो करेगा, मतलब हीट फ्लो करेगा 25 to 0, और यहाँ पर Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी आप लगाइएगा, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगाइएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसने क्या किया, 336 जूल हीट एनर्जी ही क्या किया, इसने जो है ड्रिंक से लिया और इसको ठंडा किया। समझ में आया, क्योंकि आपका जो हीट फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही करता है, तो यहाँ पर केवल राइजिंग टेम्परेचर हुआ, ठीक ना, तब जाकर के इसने क्या किया, इस ड्रिंक को ठंडा कर दिया। तो यहाँ पर दो बार हो रहा है ना, पहले बर्फ खुद मेल्ट हो रहा है, तब जाके आइस वाटर में चेंज होगा, और फिर आइस वाटर जो है वापस टेम्परेचर को राइज करवाएगा, 25 तक ले जाएगा, तब जाकर के आपका ये पूरा ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये तो बर्फ है नहीं, आइस वाटर है, तो सिर्फ ये 336 जूल हीट एनर्जी लेगा, है ना, और आपका इसको ठंडा करेगा। तो ठंडा दोनों होगा, लेकिन ज़्यादा ठंडा कौन होगा, आइस क्यूब वाला। समझ में आ गया? आई होप मैं आपको समझा पाया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका जो फ्रोजन लेक का जो आइस है ना, वो आपका मेल्ट जब करता है ना, तो आपको बहुत ठंड लगती है। तो कोई बहुत बढ़िया चीज़ बताया है, ये आपको मैं समझाता हूँ, इसमें सिंपल है, पहले समझते हैं। जब आपका बर्फ पिघलता है ना, तो आपको ठंड ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, और जब आपका बर्फ जमता है तो ठंड आपका कम लगता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब बर्फ पिघलेगा तो सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एनर्जी को लेगा, ठीक है ना, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर और फॉल करते जाएगा, तो ठंड आपको और ज़्यादा लगेगा। अब क्या हो रहा है, जब आपका बर्फ जम रहा है ना, तो क्या हो रहा है, बर्फ जम रहा है, तो उस केस में जो हीट एनर्जी है वो आपका वो लिबरेट कर रहा है ना, लिबरेट मतलब हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है ना। ठीक से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आपका बर्फ जमता है ना, तो आपको ठंड उस समय कम लगेगी, लेकिन जब आपका बर्फ पिघलता है तो ठंड ज़्यादा लगता है। तो देखिए जब बर्फ आपका जमता है ना, उस केस में ये सराउंडिंग में हीट एनर्जी को क्या करता है, लिबरेट करता है, जिसकी वजह से हमें मौसम थोड़ा अच्छा लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब ये बर्फ पिघलता है तो सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेता है, समझ रहे हैं ना। तो जब सराउंडिंग हीट एनर्जी को लेगा तो मौसम को और ज़्यादा ठंडा कर देगा। बहुत सिंपल मैंने समझाया है, ठीक है ना। और आखिरी पॉइंट देखिए वही चीज़ है, आपका जो हेल स्टॉर्म के बाद आपका जो है आपका मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, आपका हेल स्टॉर्म से पहले हेल स्टॉर्म के बाद। तो यहाँ पर वही बर्फबारी की बात हो रही है, ठीक ना। ओके, आपका बर्फ वही जब बर्फ पिघल रहा है तो आपका जो ठंड है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से हीट एनर्जी कोई लेता है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी फॉल होते जाएगा, है ना, उसकी वजह से आपका ठंड और बढ़ जाएगा। और जब आपका बर्फ जो है जमता है, तो उसके इसमें ये सराउंडिंग में हीट एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, लिबरेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो है मौसम थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। समझ में आ गया। तो ये कुछ नेचुरल कंसिक्वेंसेस थे हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के, जो मैं आपको समझा पाया, मैं इसके सक्षम हो पाया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना। तो यस, तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हमने क्या सीखा, आज के क्लास में हम लोगों ने जो आपका कैलोरीमेट्री का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसके सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, जिसमें मैंने आपको जो है हीटिंग कर्व के बारे में समझाया, मेल्टिंग के समय आपका आइस का हीटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर आपका वाटर का हीटिंग कब सीखा, बॉइलिंग के समय, है ना, उस पर आपका वॉल्यूम का, प्रेशर का, इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में सीखा, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने लैटेंट हीट सीखा, चेंज ऑफ स्टेट सीखा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो है आपका स्पेसिफिक लैटेंट हीट, उसके अंदर कई सारी पॉइंट था, फार्मूला भी, ये सब हमने देखा, और आखिरी में हम लोगों ने नेचुरल कंसिक्वेंसेज भी सीखा। तो इस तरह से आपका जो कैलोरीमेट्री के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था मैंने खत्म करा दिया है। तो आप देख सकते हो मैंने 50% थ्योरी खत्म कर दिया है, मतलब कहने का मतलब 50% हमने थ्योरी को टाइम दिया है और 50% हम न्यूमेरिकल्स को टाइम देने वाले हैं। तो एक वीडियो आपका न्यूमेरिकल्स का ऑलरेडी मिल चुका है, वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इसका न्यूमेरिकल्स को मिस मत कीजिएगा, कि इसका न्यूमेरिकल्स बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।